तो क्विकली बेटा शुरू करते हैं। इन प्रीवियस क्लास हमने देखा क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज के बेसिस पे। देयर वर 8 क्लासिफिकेशंस, 8 टाइप्स हमने डिस्कस किए थे अलग अलग। एंड द अदर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड इज बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन। तो बेटा फिलिक का मतलब आई एक्सप्लेन्ड यू, दैट्स द लविंग, एंड फोबिक मतलब हेट टाइप से है ना। So when the interaction between dp and dm is very strong, then they form the lyophilic colloids। लायोफिलिक का बेटा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन तो क्या बात फॉलो करेगी कि वो जल्दी प्रेसिपिटेट नहीं बन सकते, इवन प्रेसिपिटेट बन जाएंगे तो भी इजीली उनको रिकवर किया जा सकता है। और उनके कुछ एग्जांपल्स हमने देखने हैं। मैंने ये वर्ड पूछा था, कोई एक्सप्लेन करेगा कि किसी ने देखा हो गलती से? तो गलती से देख सकते हैं हम ये सब तो। The movements of particles, थोड़ा बहुत सही है। और disturbance in the liquid, आवाज नहीं है बेटा ठीक से। disturbance in the liquid, हाँ, काइंड ऑफ कर सकते हैं बेटा। देखो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, उससे समझोगे। लेट्स से कि कोई कॉलोइड था, उसको प्रेसिपिटेट बन गया। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या हुआ कि कॉलोइडल पार्टिकल बेटा इस पे सरफेस पे आके बैठ गए सॉल्यूशन में। दैट्स द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेट, आपको अलग से दिखने लगे। अब क्या करो, इसमें लेट्स से एक स्पून इंसर्ट करो और इसको घुमा दो पूरे को वापस। ठीक है बेटा, इसको पूरे को मतलब मिक्स कर दो सिंपली। सो एजिटेटिंग का मतलब है, सिंपली एजिटेटिंग का मतलब बेटा वापस से उनको मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब करके मिक्स कर दो। इट्स सिंपली डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। तो ढंग से यदि नॉर्मल भाषा में बात करूं तो व्हाट इज द मीनिंग, आपने क्या किया, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। ठीक है, या फिर एक्चुअल में समझ लो हम सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात करें तो मिक्स कर दिया उन्हें। सो व्हेन यू मिक्स, मान लो प्रेसिपिटेट बना हुआ है और उसको जस्ट मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो, थोड़ा सा उसको बेटा सॉल्यूशन को मतलब यहाँ पे जैसे स्पून इंसर्ट करके थोड़ा सा आपने उसको मूव किया, तो ये जैसे इसके साथ मिक्सअप होगा तो इंटरेक्शन वापस बन जाएगा और फिर से कोलोइड बन जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड एजिटेटिंग हियर, है ना। एजिटेटिंग का वैसे इतना ही मतलब ऐसे ही मतलब होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जैसे हम बोलचाल की भाषा में भी बोलते हैं कई बार ना। मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, चलो कोई बात नहीं। नहीं वे, सो एजिटेटिंग मीन्स सिंपली आप उसको बेटा थोड़ा सा मोशन देके, मूवमेंट देके, थोड़ा सा डिस्टर्ब करके वापस से कोलोइड बना सकते हैं। तो क्या क्या बात ध्यान रहेगी, व्हाट्स द डेफिनेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, they cannot be precipitated easily, even precipitate they can be recovered, hence reversible, and their example gum, gelatin, starch, rubber, protein, etc. अब उसी तरफ दूसरा पार्ट देखिए बेटा, शायद पिछले की स्लाइड तक हमने कर लिया था, लायोफोबिक। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लायोफोबिक, ध्यान देंगे सभी तो बेटा पता चलेगा। सिंपल, फोबिक मतलब जो हेट है या बेटा जिनमें मतलब लविंग नेचर का इतना अट्रैक्शन नहीं है। सो द colloidal system in DP and H no affinity for DM are called lyophobic colloid or solvent hating colloid, like that only. They are easily precipitated on the addition of small amount of electrolyte by heating or by shaking। तो बेटा इनमें ये होता कैसे ऐसे, दिस वर्ड इज देयर कोगुलेटेड। ये कोगुलेशन एक पूरी प्रोसेस है जिसको हम आगे सीखेंगे। और ऑन बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगेन दिस इज अ वे हाउ विच वी कैन make precipitate of a lyophobic colloid। So this is the complete process which we will learn later on। तीसरा क्या होता है, these are less stable and irreversible। मतलब एक बार यदि ये प्रेसिपिटेट बन गए तो ये दोबारा से सॉल्यूशन कोलोइड नहीं बना सकते हैं। एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, कंपाउंड्स, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स लाइक सल्फाइड्स एंड ऑक्साइड्स। तो अभी के लिए यही ध्यान, सल्फाइड ऑक्साइड, थोड़े टाइम बाद इनके एग्जाम्पल आएंगे अपनी इसी, आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे हमारे पास में। तो अभी के लिए ऐसा ध्यान रखो, मैं इनसॉल्युबल कंपाउंड सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स ध्यान में रखो। मेटल सल्फाइड और मेटल ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड और मेटल ऑक्साइड जनरली आपके इस कैटेगरी में आते हैं। क्या है एग्जाम्पल्स, वो थोड़े टाइम बाद हमें पता चल जाएगा। सो क्या क्या डिफरेंस हो गया, यदि मैं डिफरेंस फॉर्म में लिखूं, मेजर मेजर, तो लायोफिलिक और लायोफोबिक, व्हाट वी कैन डू, we can simply write here strong attraction। मैडम बिल्कुल शॉर्ट वाला लिखो, तक ये डेफिनेशन और ये लिखो, नोट डाउन करो। यहां पे वीक अट्रैक्शन, सेकेंड पॉइंट लिखे तो क्या लिखे, कैन नॉट बी प्रेसिपिटेटेड इजीली,
इजीली प्रेसिपिटेटेड। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये रिवर्सिबल होते हैं एंड दीज आर इरिवर्सिबल। अब इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिफरेंस पूछा तो वी कैन नॉट जस्ट राइट दीज स्मॉल वर्ड्स, हमें थोड़ा सा इनकी ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसकी फॉर्म में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बट आई एम मेकिंग सम स्मॉलर पॉइंट सो दैट वी नो ऑन व्हाट बेसिस वी नीड टू एक्सप्लेन द डिफरेंस एंड फॉर पॉइंट्स वी कैन इंक्लूड देयर एग्जांपल्स। सो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन। तो हमसे 2 मार्क्स में डिफरेंस पूछे वी कैन प्रोवाइड द डिफरेंस, 2 मार्क्स में हमसे किसी एक के बारे में पूछे वी कैन प्रोवाइड दैट आल्सो। सो आई होप दैट्स क्लियर। Yes, sir. A very small thing बिटू, what is लायोफोफिलिक, उल्टा, जस्ट उल्टा है ये, जो इधर इधर जिसको आ गया उसको इधर उल्टा करना है, जस्ट रिवर्स ऑफ दैट। So that's a very very small thing beta, I hope we all can easily do this, this is a very 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 basic thing। तो बच्चे फटाफट से इसको लिखो, और ये तुम खुद से लिखना आना चाहिए, ये लिख लिया तो ये अलग से लिखने की नीड नहीं है, बट इफ यू वांट यू कैन कॉपी इट डाउन, बट ये ऐसे लिखना एक उसमें बोर्ड में बेटा कोई क्वेश्चन में एग्जाम में पूछो थोड़ा इनको एक्सप्लेन करना है ना, आई हैव जस्ट रिटन सम पॉइंट्स अराउंड विच यू नीड टू एक्सप्लेन। सर इस तो रटने का ज्यादा है। हाँ, इसमें याद करने का ज्यादा है, मतलब तुम्हारे लिए मजे हो गए जिनको न्यूमेरिकल करने में जोर आता है। थोड़ी थोड़ी चीजें याद रखो, अपने आप काम हो जाता है इसमें। और बेसिक याद करने का भी ऐसा है, बहुत टफ नहीं है इसमें। इज इट डन? लिख लिया हमने। आगे बढ़ू क्या मैं? 2 मिनट सर। जल्दी लिखो बेटा, लिखने की स्पीड बहुत फास्ट रखो। चलो बेटा, आई होप लिख लिया होगा, काफी टाइम हो गया। अब नेक्स्ट देखो बेटा, द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डीपी। व्हाट इज डीपी? डिस्पर्स्ड फेज। हम इसको सॉल्यूट की तरह लेते हैं, मैं हर बार 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 इसलिए बोलता हूँ हम रिलेट कर पाए। तो पहला क्लासिफिकेशन उनकी फिजिकल स्टेट दोनों की,
Second classification was based on the attraction nature, and the third classification is based on the basis of particles of dp, means what is the nature and what's the specification of solute or dispersed phase particles. तो देखिए जरा बेटा, तो इस बेसिस पे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और तीसरा आता है एसोसिएटेड कोलोइड्स। मतलब 3 तरह के हमें पढ़ने हैं, नाम से ही लग रहा होगा 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं सबको। मल्टीमोलिकुलर क्या हो जाएगा, द कोलोइड्स इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एटम्स एंड मोलिक्यूल्स एग्रीगेट, सी फोकस दिस वर्ड, टू फॉर्म कोलोइडल साइज्ड पार्टिकल्स आर कॉल्ड मल्टीमोलिकुलर कोलोइड्स। मतलब क्या हुआ, ऐसे समझो कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स थे। अच्छा, स्मॉल पार्टिकल्स थे तो वो सॉल्यूशन तो कैसा बनाते, ट्रू सॉल्यूशन में मान लो बनाते वो, बट ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स काफी सारे मिल गए आपस में और इन्होंने मिलकर थोड़ा बड़ा पार्टिकल बनाया, और ये जो बड़ा पार्टिकल था दिस फॉल इन साइज ऑफ कोलोइड, कोलोइड साइज। तो ऐसा केस जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करके कोलोइडल साइज पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं, वी कॉल देम एज मल्टीमोलिकुलर कोलोइड्स, एंड एग्जांपल आर गोल्ड सोल एंड सल्फर सोल। फिर आप सबने सुना होगा कि सल्फर एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, वो एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आइडिया है हमें ये, छोटी क्लास में कभी बात की हो इस पे या आइडिया हो, क्राउन शेप होती है इसकी, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, नो सर। वी विल डिस्कस दिस इन पी ब्लॉक, है ना, पी ब्लॉक चैप्टर डिटेल डिस्कशन होगा इस पे। सो एक्चुअली सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसिड। 10th क्लास में शायद सीबीएसई वाले बच्चों के एक्टिविटी थी, इफ यू रिमेंबर, स्केटरिंग, लाइट का स्केटरिंग इफेक्ट दिखाने के लिए, जिसमें आप एक कंटेनर था जिसमें हाइपो सॉल्यूशन मिलाते थे। ये कितने बच्चों को याद है, 10th के बच्चों को याद हो तो? लास्ट में बिल्कुल एंड में चैप्टर में एक एक्टिविटी थी जिसमें लाइट जाती थी, फिर वो एक तरफ ऑरेंज कलर दिखाई पड़ता था, एक तरफ दूसरी तरफ ब्लूइश कलर स्केटर होता था, याद है किसी को? हाँ, तो वहां पे हाइपो सॉल्यूशन मिलाते थे, एंड व्हाट इज हाइपो, हाइपो कंटेन सल्फर, ये सल्फर होता है क्या हाइपो, अगेन वी विल अंडरस्टैंड इन पी ब्लॉक। तो सल्फर होता था वहां पे, तो सल्फर के पार्टिकल्स कोलोइड का बिहेव करते थे, और आपको ये आपका स्केटरिंग प्लस ये कौन सा इफेक्ट पड़ा था, टिंडल इफेक्ट, वो दोनों विजिबल होते थे। तो इसका एक्सपेरिमेंट था इन क्लास, बट इन एनीवे, तो ये सल्फर क्या होता है आपका, कोलोइड होता है, बट देखो कैसे बना, सल्फर के पार्टिकल्स की साइज कोलोइड कैसे बनी, देखो 8 सल्फर के एटम्स के जुड़ने से बनी। तो सल्फर के 8 एटम्स मिलके आपका सल्फर कोलोइड बनाते हैं। आ रही है बात समझ में? आर वी गेटिंग दिस? यस सर। वेरी बेसिक, नाम से समझो मल्टीमोलिकुलर मतलब कि छोटे छोटे मिलके आपस में जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं जो कोलोइड की साइज का हो जाता है। तो यदि ये समझ आया तो अब इसको बताओ जरा, मैक्रोमोलिकुलर क्या होगा? सर छोटे छोटे मिलकर, नहीं, छोटे छोटे मिलकर अलग अलग, तो छोटे छोटे मिलकर तो बड़ा यहाँ बना रहे हैं, तो मैक्रो मतलब बड़ा पार्टिकल, बड़े साइज, हाँ, छोटों में टूटेंगे, छोटे कोलोइडल साइज पार्टिकल्स बनाते हैं। बिगर साइज मॉलिक्यूल्स इन सुटेबल सॉल्वेंट्स फ्रॉम कोलोइडल साइज पार्टिकल एंड आर नोन एज मैक्रोमोलिकुलर। मतलब कि बड़े, कोई बड़ा टुकड़ा था, आप देखो इसको समझने के लिए समझो, कोई बड़ा टुकड़ा था ऐसे, उसको हमने सॉल्वेंट में मिला दिया, तो जैसे ही मैंने मिलाया, मान लो सॉल्वेंट में मिलने के बाद ये ऐसे टुकड़ों में टूट गए छोटे, और ये टुकड़े कोलोइड साइज के थे। तो when a big size particle breaks into a smaller colloid size particle, we call such colloid as macromolecular. When smaller size particle aggregate to form colloid size particle, we call it multimolecular. And examples of such colloids are cellulose, proteins, enzymes. These are the example of natural colloids, and synthetic में nylon और polystyrene। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल के। प्लीज रिमेंबर दिस सिंथेटिक एग्जाम्पल स्पेशली। इवन आपसे एग्जाम में केवल मैक्रोमोलिक्यूलर नहीं, जनरल ये क्वेश्चन भी 1 मार्क में पूछ दिया जाता है, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से सिंथेटिक कोलोइड। तो हमें दिमाग में होना चाहिए, है ना। तो ये ध्यान में रखें हम दोनों नाम, तो फटाफट से इसको नोट डाउन करो। सर ये स्टेबल कोलोइड्स क्या है?
बेटा दीज आर क्वाइट स्टेबल कॉलोइड्स, मतलब ये जनरली होता क्या है कि बिगर साइज जो मॉलिक्यूल्स है वो जनरल एक तरह से टूट रहा है, तो एक सिंपल सी बात समझो कि हमने सॉल्वेंट में मिला के कोई पार्टिकल टूट रहा है तो क्या स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है उस चीज से, छोटी सी चीज से, और उनको फर्दर तोड़ना काफी मुश्किल होता है, ये छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। यहां क्या है बेटा, यदि ये वापस सोचो छोटे टुकड़ों में टूट गए तो क्या ये वापस से छोटे पार्टिकल हो जाएंगे, कोलोइडल साइज को खो देंगे, बट यहां पे हम क्या किसी को इसको मूव वगैरह करके इनको वापस जोड़ सकते हैं क्या? सोच के देखो, क्या मैं इनको जोड़ के ये पार्टिकल बना सकता हूं? इट्स डिफिकल्ट। आर यू गेटिंग इट? बेटा रिवर्स प्रोसेस डिफिकल्ट होता है, अब बड़ा छोटे में तो टूट गया बट छोटों को तोड़ के बड़ा बनाना इज डिफिकल्ट, तो यहाँ पे, और इससे छोटे ये बनने नहीं है क्योंकि स्टेबल है, तो इससे छोटे बहुत मुश्किल है यहाँ पे, बट यहाँ पे सिंस छोटों से बना था तो छोटा बन सकता है, तो ये रिलेटिवली कम स्टेबल होते हैं, ये रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनको फर्दर तोड़ना मुश्किल होता है और फिर वापस प्रीवियस स्टेज में ले जाना भी मुश्किल होता है। सो दिस इज अ क्वाइट स्टेबल स्टेट फॉर देम, जो कोलोइड बनाते हैं बड़े पार्टिकल्स। इट्स नेचुरल ऑल्सो है ना, हम चीनी के पार्टिकल्स को मान लो बड़े से क्रिस्टल्स को घोले, थोड़ी देर बाद यदि 5-10 छोटे छोटे क्रिस्टल बच जाए तो उनको उठा के बड़ा बनाना इज डिफिकल्ट, छोटा तो फिर भी बना सकते हो, तो वो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ऐसा समझे बेटा ना। इंटरेक्शन है एक तरह से समझो, अपने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होल्ड करता है वो, और उसको रिवर्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है। सो क्विकली नोट इट डाउन। समझ में तो आ रहा है? डेफिनेशन वगैरह बता पाओगे, पूछ दिया जाए हमसे तो, व्हाट इज मल्टीमोलिकुलर, व्हाट इज मैक्रोमोलिकुलर, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, दिमाग में होनी चाहिए। डेफिनेशन, एग्जाम्पल, दो बातें दिमाग में रखना। डन, आगे बढ़े हम। यस सर। चलो बेटा, नेक्स्ट देखो आता है हमारे पास में एसोसिएटेड कोलोइड्स, वी ऑल्सो कॉल मिशेल्स, है ना। तो ये वर्ड ध्यान रखना है बेटा, मिशेल। अभी आगे इस पे काफी चर्चा होगी, अपने सॉप का क्लींजिंग एक्शन हम देखेंगे बेटा। सो there are some substances which at low concentrations behave as normal strong electrolyte, but at higher concentration they aggregate to form colloidal size particles। बेटा ध्यान दो, एक बार के लिए अच्छे से समझना इस पॉइंट को। इसको देख के ऐसा लग रहा होगा कि सर इसमें और फिर जो हमने पढ़ा मल्टी मॉलिक्यूलर, उन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, फर्क क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। नॉर्मल कंसंट्रेशन यदि होगी, नॉर्मल या लो कंसंट्रेशन होगी,
तब कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? सिंपल बेटा सब्सटेंस है जो आयंस में टूटता है सॉल्यूशन में। और यदि कंसंट्रेशन को एक लेवल से ज्यादा कर दिया जाए, क्या कितने लेवल वो बाद में पढ़ेंगे अभी हम, तो हाइयर कंसंट्रेशन यदि कर दी जाए और कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर भी रख दिया जाए, एक टेम्परेचर की भी कंडीशन आती है, तो द पार्टिकल्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक कोलोइड, तो दे एग्रीगेट एंड फॉर्म कोलोइड। तो ऐसे कोलोइड्स को बोला जाता है एसोसिएटेड कोलोइड और मिशेल। अब क्वेश्चन आता है सर एग्रीगेट होके कोलोइड तो इस केस में भी बना रहे थे, तो इसको और उसमें डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस है ये चीज, वो सब्सटेंसेस ऐसे थे जो नॉर्मल या उसमें कंसंट्रेशन का कोई लेना देना नहीं था, उसमें ऐसा था देयर इज नो मैटर ऑफ कंसंट्रेशन। आपके यदि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके बड़ी साइज बना देते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ कंसंट्रेशन, there was no relation with concentration and there was no nothing like dual behavior। बट यहां दो बातें नहीं हुई, एक तो behavior of particles is dependent on concentration and they are having dual nature of behavior also। at lower concentration they behave like electrolyte and at higher concentration they start getting aggregate and they form this, क्या बोलते हैं बेटा इसे, colloid। बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग इट? सर एक बार रिपीट कर दो। बेटा सुनेत फर्क क्या हुआ? व्हाट इज मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड? सर स्मॉलर सब्सटेंसेज गेट एग्रीगेटेड एंड फॉर्म अ बिगर सब्सटेंसेज व्हिच लाई इन द साइज रेंज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स एंड हेंस सच कोलॉइड्स आर कॉल्ड मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स। व्हाट आर एसोसिएटेड कोलॉइड? एसोसिएटेड कोलॉइड्स का ऐसा है दीज आर कंसंट्रेशन डिपेंडेंट कोलॉइड, मतलब पार्टिकल्स तो सेम ही होंगे बट उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम होगी तो वो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे। बट जैसे जैसे तुम इन पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, मतलब पार्टिकल थोड़े से ऐड किए, थोड़े और ऐड करो, थोड़े और ऐड करो, मतलब ज्यादा जैसे जैसे थोड़ी क्वांटिटी इनकी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे थोड़ी देर में क्या होने लगेगा कि जुड़ने लगेंगे आपस में, एग्रीगेट होने लगेंगे। और एग्रीगेट होने लगेंगे तो एग्रीगेट होके क्या बना देंगे, इनकी साइज थोड़ी बढ़ने लगेगी और वो कोलॉइड की साइज में आ जाएगी। गेटिंग इट? यस नो? अभी क्लियर है? तो एक कंसंट्रेशन डिपेंडेंट बिहेवियर है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन, और यहां पे ऐसा कोई लेना देना नहीं था। जब नॉर्मल विदाउट कंसंट्रेशन कोई कोलॉइड बना रहा है वी कॉल इट मल्टीमोलिकुलर एंड इफ द बिहेवियर और कोलॉइड फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन वी कैटेगराइज दैट एज एसोसिएटेड कोलॉइड। अब क्लियर है शायद डिफरेंस? यस सर। है ना? जब बेटा सिंपल ध्यान रखो, Yes, sir. यदि कोलोइड बनना कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है कि कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है तो मतलब एसोसिएटेड कोलोइड बनेंगे, और कंसंट्रेशन के बिना है तो हम उसको मल्टीमोलिकुलर बोलेंगे। सर मल्टी मॉलिक्यूलर किसी चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब उसमें कंसंट्रेशन का मतलब नहीं, ऑब्वियसली सम पार्टिकल्स तो है जो ऐसा करते हैं, वो तो पार्टिकल पे तो डिपेंड कर ही रहा है, बट हाँ इसमें ऐसा नहीं है। यदि मैं गोल्ड के मतलब मानो बेटा इसके कंसंट्रेशन कम भी रखूंगा तो भी वो कोलोइड बना देंगे, ज्यादा भी रखूंगा तो भी कोलोइड बन जाएगा। समझ गए? ऐसा है डिफरेंस। प्लीज नॉट, डिफरेंस शुड बी क्लियर। डेफिनेशन में ही वैसे डिफरेंस आ रहा है।
आगे बढ़ते बेटा। अभी देखो, नाउ जैसा कि मैंने बताया था कंसंट्रेशन और टेम्परेचर की क्या खास बात है उस पर बात करते हैं बेटा, और थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं उनको। सो द टर्म, वन टर्म इज देयर, ये 1 मार्क में बहुत बार पूछी जाती है बेटा, दिस टर्म in 1 mark question. This is important. Craft temperature. In words, this is also denoted as T craft. कई बार तुम्हें ये डायरेक्टली ऐसे भी लिखा आ सकता है, ठीक है। So what is craft temperature? The temperature above which formation of micelle takes place. मतलब एसोसिएटेड कोलोइड या मिसेल किसी एक टेम्परेचर के ऊपर ही बनते हैं, यदि उससे कम टेम्परेचर है तो ये नहीं बनते हैं। एंड यू कैन सी हियर, तो ऐसे को हम क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर मिशेल बनना शुरू होंगे। तो मेरे ख्याल से और डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है ना बेटा? Yes, सिंपल sir. सी बात है, यदि टेम्परेचर लो है तो फिर मिशेल नहीं बनेंगे, कितना भी घोल दो उसे। तो एक मिनिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर ही मिशेल फॉर्मेशन होता है। एंड कंसंट्रेशन की बात होती थी तो वी कॉल इट CMC, मींस क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन। प्लीज नोटिस अगेन, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड, critical Michel concentration. What's the definition of this? The minimum concentration above which formation of Michel takes place. मतलब there is a minimum value of temperature and there is minimum value of concentration above which we can see the formation of associated colloids, and this is called as Kraft temperature and this is known as CMC. तो वो मिनिमम कंसंट्रेशन जिस पे मिशेल बनेगा और वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे मिशेल बनेगा, क्राफ्ट टेम्परेचर और CMC बोला जाएगा। मेरे ख्याल से समझ आ गई बात। बेसिक है, दोनों टर्म्स देखो, बेसिक ध्यान रखने के। व्हाट इज CMC? मिनिमम कंसंट्रेशन जो मिशेल बनने के लिए नीडेड है, क्राफ्ट टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर जो मिशेल बनने के लिए नीडेड है। एग्जाम्पल देखो, सोप्स एंड डिटर्जेंट बिलोंग टू दिस क्लास। तो बेटा एसोसिएटेड कोलोइड के एग्जांपल्स होते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट। द सोप CMC इज 10 to the power -4 to 10 to the power -3 मोल पर लीटर। तो बेटा लगभग CMC की रेंज होती है जिसमें कोलोइड बनना शुरू हो जाते हैं। दिस इज द रेंज सोप के लिए। दीज कोलोइड्स हैव बोथ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्ट्स। मिशेल में कंटेन एज मेनी एज 100 मॉलिक्यूल्स और मोर। मतलब क्या है कि एक मिशेल कोलोइड जो बनता है उसमें बेटा 100 तक के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड है, इसको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बट याद रख पाए तो ठीक है। बट दिस इज अ काइंड ऑफ फैक्ट बेस्ड डेटा, है ना। फैक्ट है थोड़ा सा कि इतनी कंसंट्रेशन सॉप में होती है और लगभग इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। सो दिस इज अ फैक्चुअल बेस्ड, हमें याद रहता है तो इट्स फाइन, नहीं भी रहता तो इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसको ध्यान में रखना ना। So what is important? What is the meaning of craft temperature and what is the meaning of critical Michel concentration? ठीक है। एक और बात देखो बेटा, some important point about this also. As molecular mass of hydrophobic chain increase, CMC decrease. हम ये सोच रहे होंगे हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक या लायोफिलिक लायोफोबिक दोनों होते हैं, क्या है इसका मतलब अभी समझाएंगे हम इसे, डोंट वरी, है ना। एंड व्हाट इज वन मोर पॉइंट, एज पोलरिटी ऑफ DM डिक्रीज CMC इंक्रीज। मतलब DM आपका डिस्पर्जन मीडियम की पोलरिटी भी यदि डिक्रीज करती है तो CMC इंक्रीज करती है, और हाइड्रोफोबिक चेन इंक्रीज करती है तो CMC डिक्रीज करती है। पहले इसको समझते हैं, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक पार्ट। बेटा लिखो मत, पहले समझो। किसी को पुराने नॉलेज से पता है सो जनरल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? C17 करके कुछ था ना। हाँ कुछ तो याद है हमें। मतलब कुल मिला के बेटा यदि जनरल फॉर्मूले की बात कर रहा हूं, C7H5OR ऐसे करके बनते हैं। सिंपली स्पीकिंग O माइनस की कंसिडर करो बेटा, इसको O माइनस इतना ही लिखो ना। सिंपली व्हाट वी से, दिस कैन बी टर्म्ड एज RO माइनस, ऐसा समझो। वेयर व्हाट इज R, दिस R इज नोन एज हाइड्रो, दिस इज हाइड्रोकार्बन पार्ट, और हाइड्रोकार्बन बेटा हाइड्रोफोबिक होते हैं। सो दिस इज अ हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ सोप। हाइड्रोफोबिक और लायोफोबिक आप कह सकते हो बेटा।
and this minus sign containing is the polar part. So this is actually hydrophilic part. This is actually hydrophilic part. तो बेटा सॉप जो होता है अगेन डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. सो RO माइनस इज द वे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक. क्या याद रखेंगे? जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड जो पोलर पार्ट होता है O का पार्ट होता है बेटा, आयन पार्ट होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक पार्ट. ये हमें ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है. तो ये एक तो बात समझ आई होगी. दूसरा देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं. फर्स्ट पॉइंट देखो, एज मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोफोबिक चेन इंक्रीज, जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा मतलब ये चेन बड़ी होती जाएगी. मान लो C17 नहीं C19 हो गया किसी में, तो CMC डिक्रीज करती है. और पोलरिटी ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, मतलब वो मीडियम जिसमें हम कोलोइड बना रहे हैं उसकी पोलरिटी यदि डिक्रीज करती है तो CMC इंक्रीज करती है. थोड़ा याद रखने के बेसिस पे है हमारा, तो ये एक ध्यान में होना चाहिए हमें. दिस इज द प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन जो दिमाग में रखने का है. बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट ये तुम्हें पता होना ही होना चाहिए. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक पार्ट, या क्या होता है वो, और हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होता है. बिकॉज क्लींजिंग एक्शन ऑफ शॉप कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दिस. तो बेटा क्विकली लिखो इसे, जल्दी जल्दी. नोट इट डाउन, नोट इट डाउन फास्ट. और कुछ पूछना है तो बताओ, कोई भी पार्ट इसमें. सर पूरा लिखना है ये? हाँ हाँ बेटा सभी लिखना है, जल्दी जल्दी लिखो. बेसिक टर्म्स है व्हाट्स क्राफ्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर जिससे नीचे मिशेल नहीं बन सकता. व्हाट इज CMC, कंसंट्रेशन जिसके नीचे मिशेल नहीं बन सकता उसके ऊपर ही बनेगा. बस ये बेसिक ध्यान रखना. व्हाट इज हाइड्रोकार्बन पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, और हाइड्रो अदर देन हाइड्रोकार्बन पार्ट इज हाइड्रोफिलिक. तो ये जनरली ध्यान रखो बेटा. R हम जनरल हाइड्रोकार्बन पार्ट से दिखाते हैं.
सर ये C17H35COO माइनस होता था ना। हाँ बेटा, यहाँ पे कार्बन पार्ट होता था बिल्कुल, तो उस पर अभी टेंशन मत लो ना, CW माइनस बिल्कुल होता था। डोंट वरी, वो पीछे अगली स्लाइड में आएगा ना। रिटर्न। Yes, sir. डन सर। चलो आगे देखते हैं बेटा। चलो बेटा देखो, बेटा यहाँ पे देखो, अब ये दिख रहा होगा तुम्हें, सोड हाइड्रोफोबिक टेल स्टेरेटाइन जिसे हम बोलते हैं, इतनी बड़ी सी टेल होती है ये। अब ये याद करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है इसको। देखो कितने पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो वही चीज आ जाएगी C17H35 कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है बेटा, एंड COO माइनस, है ना। सो दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड, ये हाइड्रोफिलिक हेड बोला जाता है इसको। सो दिस इज द एक्चुअल सोप कॉन्स्टिट्यूएंट, या सोप का जो एक्चुअल आयन होता है वो है ये। आई होप ये समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा हमें कि देखने से कि क्या है। याद नहीं रखना, बेसिक याद रखो। हम तो कैसे याद रखेंगे कि कोई एक बड़ी सी चेन होती है, इसको बेटा ऐसे डैश डैश करके भी दिखाते हैं, CO माइनस है जैसे कि, और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, हाइड्रोफिलिक, एंड दिस इज हाइड्रोफोबिक। So this is hydrophilic and this is hydrophobic. So that is the very important thing. Is it clear? थोड़ा इतना समझ आया हमें? यस सर। सर ये वापस समझा दो। बेटा सोप जो होता है वो जनरल कोई भी फॉर्मूला, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट जनरली जनरल नॉर्मल सोप्स होते हैं, दे कंटेन दिस स्टेरेटाइन, इसको स्टेरेटाइन बोलते हैं ना इस पूरे को। तो इसमें से जो कार्बन की जो पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, जो ये ऐसा लिखा हुआ है ऐसे CH2CH2, देखो कार्बन मोलिक्यूल्स को ऐसे दिखा सकते हो, और ऑर्गेनिक में आप लिखोगे ऐसे डैश करके हाइड्रोकार्बन पार्ट को दिखाते हैं। सो दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये पूरा जो इतना बड़ा पार्ट है जिसमें कार्बन कार्बन इतने सारे हैं, दिस इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। और लास्ट में ये C डबल बॉन्ड O माइनस, यही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे बस बनाया गया है बॉन्ड वगैरह दिखा के।
सो दिस इज एक्चुअली हाइड्रोफिलिक पार्ट। बस इतना दिमाग में रखना है, वन इज हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड वन इज हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। चलो अब आगे देखो। सोप, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। हम पहले समझाते हैं आपको होता क्या है, मैं पहले समझा देता हूं, देन फिर बात करेंगे बेटा ये लिखा हुआ क्या है। खुद के लैंग्वेज में अगेन कोशिश करें हम याद कर पाए तो बहुत अच्छा होता है। हो क्या रहा है कि हमारा जो सोप हुआ, जैसे उसके दो पार्ट है बेटा, मैं इसे शॉर्ट में ऐसे बना दिखा रहा हूं। वन इज दी हाइड्रोफोबिक एंड वन इज दी हाइड्रोफिलिक। अब क्या होता है बेटा, ध्यान से समझो। मानो कोई क्लॉथ या कोई भी कपड़ा है और उस पर डर्ट है ऐसे, ये मैं मान रहा हूं कोई डर्ट है, मतलब ऑयल की ड्रॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकते हैं ना, लेट्स से सम डर्ट, कोई भी गंदगी है, मतलब ऑयल, जनरली ऑयली या ग्रीस इस तरह की बेटा चीजें हमारे गिर जाती है कपड़ों पे, या वही ज्यादा टाइम तक टिकती है, बाकी धूल मिट्टी तो हट जाती है इजीली लेट से। तो कोई ऐसी चीजें जो जम के बैठी हुई है, इसमें क्या होगा बेटा, जो ऑयल ड्रॉपलेट है ना, दिस बिहेव लाइक हाइड्रोफोबिक ऑल्सो, क्योंकि इसमें भी कार्बन कंटेंट होता है। तो अब क्या होगा, कपड़ों को हम जनरली पानी में भिगोते हैं या पानी डालते हैं कपड़ों पे और साबुन लगाते हैं, तो साबुन के जो स्टेरेट आयन होंगे ये पानी के साथ जाएंगे। अच्छा बताओ, इनमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जिसको पानी से डर लगता है? फोबिक। फोबिक पार्ट। फोबिक। और फिलिक पार्ट को पानी पसंद है। तो फोबिक पार्ट क्या होगा, पानी से बचने के लिए वो इस डर्ट के आसपास आ जाएगा, ऐसे वो इस डर्ट के आसपास आ जाएगा। वो क्या, इस डर्ट के पास आने लगेंगे, फिलिक फोबिक पार्ट इस तरफ से इसके पास आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि डर्ट के यहाँ पे इसको फोबिक पार्ट मिल रहा है, मतलब इसको अट्रैक्शन मिल रहा है डर्ट से, तो ये डर्ट के सराउंड करने लगते हैं ये पार्टिकल्स, और इसका आउटर पार्ट ऐसे बाहर बच गया, वो पानी के अंदर है। ये पूरी मतलब इतना बड़ा मॉलिक्यूल वगैरह नहीं बनता, बट समझाने के लिए इतना बड़ा बनाना पड़ रहा है। सो हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी से बचने के लिए जो गंदगी मिलती है उसके पास जाता है, उससे जुड़ना शुरू कर देता है, और हाइड्रोफिलिक पार्ट जो होता है वो बाहर रहता है। अब हम क्या करते हैं बेटा, धीरे धीरे इनका लेवल क्या बढ़ने लगेगा, यहाँ ये इनकी संख्या बढ़ने लगेगी, और इनका नंबर बढ़ते बढ़ते ये काफी मतलब बड़े नंबर में होके सॉलिड्स बनाना शुरू हो जाएंगे, कोलोइड की फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। और अब क्या होगा, इसको तो पानी से लगाव है और इसको पानी से हेट है, तो पानी जैसे ही हम इस पे क्वांटिटी बढ़ेगी और पानी बढ़ेगा। अब बेटा ये क्या कर रही है, पानी की तरफ खींचना चाह रहा है, अब ये पानी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये तो पानी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब लड़ाई चल रही है, हाइड्रोफोबिक पार्ट तो कहता है मैं यहां पे ही रहूंगा इसके साथ, और हाइड्रोफिलिक पार्ट कहता है नहीं तू बाहर, मैं पानी में रहना चाहता हूं, मुझको उधर मत खींच। अल्टीमेटली क्या होता है, अब जैसे नॉर्मल समझो, हम उसको कपड़े को मान लो रगड़ रहे हैं या ब्रश लगा रहे हैं, कैसे भी समझ लो, या पानी में भी गिरा हुआ है, जब इनका इफेक्ट अल्टीमेटली बढ़ ही जाएगा, या हम जनरली यदि नहीं बढ़ता है, मान लो गंदगी इतनी ज्यादा है कि वो नहीं हटती है या इसको नहीं रिमूव कर पाता है, इनका इफेक्ट नहीं बढ़ पाता, तो हम अलग तरीके से हेल्प लेते हैं, मतलब उसको मतलब आपस में रब करते हैं बेटा, या फिर ब्रश होती है तो ब्रश से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो वो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हम जो पार्टिकल यहाँ आके बैठ चुके तो इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। तो ये क्या होते हैं, हटा चाहते हैं, बट ये आप खुद नहीं हटेंगे क्योंकि इससे बॉन्ड बना चुके हैं बहुत अच्छा। तो ये जब इनको हटाने की हम कोशिश करते हैं पानी की हेल्प से, तो ये खुद के साथ साथ हाइड्रोफोबिक पार्ट इस डर्ट को भी अपने साथ में ले जाता है, तो वो डर्ट आपकी फिर पानी में घुल जाएगी, पानी के साथ चली जाएगी, ये अपने साथ में ले जाएगा इसको, उसको हम हटा देते हैं और इस तरह से रिमूव होती है आपकी डर्ट। थोड़ा सा समझ में आएगा? यस सर। वापस रिपीट करते हैं, आपके डर्ट का कोई पार्टिकल, ऑयल जनरली होती है, अब पानी में यदि भिगो के रखा है, उस पर पानी डाला और साबुन लगाया, तो साबुन का बेटा सोप का हाइड्रोफोबिक पार्ट डर्ट के पास जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पानी से डर लग रहा है, उसको यहाँ पे थोड़ा तो ट्रिक्शन मिल रहा है, और फिलिक बाहर रह जाता है। अब ये प्रोसेस बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। अच्छा, ये बहुत जल्दी होता है, ऐसा कोई नहीं है कि बहुत टाइम लगता है इनमें, और ये प्रोसेस बढ़ती गई, एक लेवल ऐसा आया जब ये आती है तो इसको खुद ही खींच के ले जाए। तो जिससे बेटा अच्छे डिटर्जेंट सर्फ होते हैं उनमें अधिकतर गंदगी तो खुद ही निकल जाती है भिगो के रखने से, क्योंकि वो उनका अट्रैक्शन एक लेवल के बाद इतना बढ़ जाता है कि वो खुद खींच लेते हैं। और कई बार नहीं होता तो फिर हम एक्सटर्नल रिसोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो ब्रश अप्लाई की, रब किया उसको, तो फिर ये थोड़ा खींच के निकाल के ले जाते हैं उसे। क्लियर है? सर ये पानी पे भी तो डिपेंड करता है, हॉट वाटर या वार्म वाटर। वो एक सेपरेट पार्ट है बेटा, उसमें इसलिए होता है क्योंकि इस O- को ब्लॉक कर देते हैं वो,
तो वो सेपरेट पार्ट है ना, अभी उस पर जाने की नीड नहीं है हमें, और अपने को 12th में पढ़ना भी नहीं है हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, वो छोटी क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग 9th-10th में, है ना, तो अभी टेंशन नहीं लेनी उसकी। इज इट क्लियर? यस सर। मेरे ख्याल से बेटा बात समझ आती होगी। और कुछ क्वेरी है तो यस सर। पूछो। बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, देखो ध्यान से समझना है। तो यही चीज लिखी हुई है बेटू, देखो द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द फैक्ट दैट मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिशेल अराउंड द ड्रॉपलेट। तो बेटा ये वाटर ड्रॉपलेट के अराउंड इतने सारे इकट्ठा होके खूब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो मिशेल बन जाता है। In such a way that hydrophobic part of spirit ion is in the droplet and the hydrophilic part projects out of droplet। तो देख लो बेटा, हाइड्रोफोबिक पार्ट ड्रॉपलेट के अंदर चला जाता है और हाइड्रोफिलिक बाहर रहता है। Since the polar groups can interact with water, the oil droplet now surrounded by straight ion is now pulled in the water। तो इस oil droplet को पानी खींच लेता है बेटा and removed from the dirty surface। So this is the only thing written here। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा इसे हम यदि किसी तरह खुद की लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, किस तरह से, दैट हाइड्रोफोबिक पार्ट सराउंड्स द डर्ट एंड इट mixes with the dirt and hydrophilic parts remain in the water, and as soon as the concentration gets increased, the water attracts the hydrophilic part and hydrophilic part along with it attracts the hydrophobic and dirt gets removed। तो इस तरह से हम अपनी लैंग्वेज में भी बता सकते हैं। बात समझ आ रही है हमें? यस, नो, क्लियर है? यस सर। तो जल्दी से यस फटाफट से सर। बेटो इसे लिखो। ये डायग्राम अभी मत बनाना, अगली स्लाइड पे बुक का डायग्राम बना हुआ है तो उसको बना लेंगे हम बाद में, है ना। तो जल्दी से बस ये लिख लो अभी के लिए, हमें कोई पूछे व्हाट इज क्लींजिंग एक्शन तो हम बता पाए। जस्ट राइट इट डाउन। बेटा रिटर्न।
Sir, हाँ बेटा पूछो। sir, please explain again. हाँ मैं अभी कर दूंगा बेटा, लिख लो, एक बार लिख लो। चलो देखो बेटा वापस समझते हैं। देखो मैं नेक्स्ट डायग्राम पे बताता हूँ, एक बार यहीं पे बता देता हूँ। बेटा डर्ट या कोई भी पार्टिकल है, जनरली वो ऑयल्स फैट्स वगैरह होती है मेजॉरिटी, तो वहाँ पे आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट को, जैसे साबुन को घोला तो हाइड्रोफोबिक पार्ट पानी से बचना चाहेगा तो डर्ट के सराउंड करेगा और हाइड्रोफिलिक बाहर रह जाएगा। थोड़ी देर में ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जितनी जगह मिलेगी उतनी तरफ से सब तरफ से आ जाएंगे और सब तरफ से आके वो इसको सराउंड कर लेंगे, सब तरफ से आके सराउंड करेंगे। अब क्या होगा बेटा, इनकी कंसंट्रेशन इतनी बढ़ेगी कि इनका आउटवर्ड पुल बढ़ने लगेगा। तो एक लिमिट ऐसा आता है कि आउटवर्ड पुल इसको खींच के ले जाता है। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट को पानी खींचता है क्योंकि हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग है। इंटर्न ये अपने हाइड्रोफोबिक पार्ट को खींचते हैं अपने साथ और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो इससे जुड़ चुका है वो इसको खींच के ले जाता है। समटाइम्स यदि ये डर्ट इतनी ज्यादा होती है कि ये खींच नहीं पाते तो फिर हमें एक्सटर्नल सोर्स यूज करने पड़ते हैं। वो सब यहाँ नहीं लिखा हुआ, वो मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपन सबका, कि अपन ब्रश वगैरह यूज करते हैं, रब करते हैं, उन चीजों को आता है समझ में। यस सर। लिख लिया हमने। चलो बेटा सी दिस इज द सेम थिंग। वाटर है हमारे पास, तो वाटर में जिस सॉप को घोलना चाहते हैं तो ये आपके हाइड्रोफोबिक जो डैश 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 करके दिखाया हुआ है वो बाहर रहता है और ये अंदर जाता है जैसे। और सेम थिंग जो ऑब्जर्व, ये डर्ट थी बीच में और डर्ट को ऐसे हमने ये देखो सराउंड किया इसने और धीरे धीरे फिर ये इतना होगा कि इसको खींच के ले जाएगा इस तरह से। जस्ट वही चीज है। Is it clear? यस सर। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। अब बेटा हमने सीख लिया व्हाट आर द कोलोइड्स। अब हम देखने वाले हैं कि कोलोइड्स की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो काफी सारे मेथड्स आएंगे हमारे पास जिसमें हम सीखेंगे कि कोलोइड्स की प्रिपरेशन क्या है। ऑलराइट चलो देखो। सो फर्स्ट इज द केमिकल मेथड। पहले मेथड बेटा नाम से ही पता है केमिकल मेथड में क्या होगा, कोई सब्सटेंस होंगे जिनके बीच केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन होने से आपको कोलोइड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल कोलोइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय डबल डिकम्पोजिशन। ऑक्सीडेशन मतलब डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से भी बनते हैं, कुछ कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन से भी बनते हैं, रिडक्शन से भी बनते हैं और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से भी बनते हैं। तो बेटा यहाँ पे चारों रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हमने लिखे हुए हैं।
ठीक है, चारों रिएक्शन के एग्जाम्पल हमने लिखे हैं। तो आप यहां से इन रिएक्शन के एग्जाम्पल एक बार लिख लो फटाफट से ये, देन फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं यहाँ पे इन चारों प्रोसेस को। क्विकली राइट दिस डाउन बेटा फर्स्ट। इज इट रिटर्न बेटा? Yes, sir. चलो बेटा समझते हैं एक एक करके। तो पहली रिएक्शन देखो बेटा, डबल डिकम्पोजिशन, देखो दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे बता ही जाता हूँ, AH2SO3, ठीक है, प्लस H2S है। डबल डिकम्पोजिशन का मतलब तुम समझते हो बेटा, यहाँ का पॉजिटिव आयन देखो ये कैसे टूटेगा, AS3 प्लस आर्सेनिक 3 प्लस O2 माइनस प्लस H प्लस H माइनस। तो यहाँ का पॉजिटिव यहाँ के, सॉरी यहाँ का पॉजिटिव नेगेटिव से मिल जाए और यहाँ का नेगेटिव यहाँ के पॉजिटिव से, तो देखो क्या कंपाउंड बनेंगे, AH2S3 और H2O। तो ये दोनों कंपाउंड बन जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो ये बनता है आर्सेनिक सल्फाइड जो आपका बन के आता है, दिस इज नॉन एज द कोलॉइड, ये कोलॉइड होता है। तो इस तरह से हमें मिल गया। दिस इज अ सल्फाइड सोल ऑल्सो। थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, सल्फाइड सोल किस कैटेगरी में आते हैं बताना जरा। मल्टी मॉलिक्यूलर। हाँ थोड़ी देर पहले बताया था सल्फाइड और वो सोल आते हैं बेटा, ना ना सॉरी नहीं, लायोफोबिक, याद है क्या? यस सर। याद है या नहीं है? और दूसरा देखो बेटा, SO2 प्लस H2S, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन कैसे, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तुम खुद आइडेंटिफाई करो जरा।
सल्फर सर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। पता करो जरा। सर हाइड्रोजन। हाँ, और कोई? देखो बेटा, सल्फर ढंग से देखेंगे तो ऑब्वियसली एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस तो होता है बेटा ऑक्सीडेशन में, बट ढंग से एक बार छोटी सी बात करें तो सल्फर यहाँ पे कितने में है? सल्फर प्लस 4, ऑक्सीजन -2 ही रहेगा। हाइड्रोजन अगेन यहाँ पे बात करोगे तो प्लस में रहेगा, और यहाँ पे अगेन सल्फर यहाँ पे देखो प्लस में है बेटा, और यहाँ पे सल्फर माइनस में है, तो सल्फर यहाँ जीरो जा रहा है, तो सल्फर का यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो -2 से जीरो स्टेट पे जा रहा है, सो दिस इज ऑक्सीडेशन। इज इट डन? बेटा देखो कोई पूछेगा नहीं, हमें कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहे हैं, नो वन विल। आपसे क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा, एक्सप्लेन अ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन फॉर्मेशन ऑफ अ कॉलोइड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ कॉलोइड। इज इट क्लियर? चलो तीसरा देखो बेटा, रिडक्शन। रिडक्शन की भी बात करूंगा तो यहाँ तो साफ दिख रहा है गोल्ड का हो रहा है, क्योंकि गोल्ड यहाँ +3 में है, यहाँ 0 अकेला है, तो देखो गोल्ड सोल बन के आ रहा है। सो दिस इज अगेन ए रिएक्शन, कॉमन सी रिएक्शन है बिल्कुल। सो यहाँ पे भी रिएक्शन है। एंड हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस आप सबको पता है बेटा, वाटर के साथ रिएक्शन होती है, सो दिस इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, FeOH3 इज सोल। तो इस तरह से सोल या कोलोइड्स बन सकते हैं। तो क्या याद रखिए, आई विल से कीप इट सेकंड प्रायोरिटी, है ना। 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं, keep it second priority because it is difficult to remember so much reactions, है ना। बाकी याद करना है, बट keep it on second priority, मतलब और चीजें चैप्टर की पहले करो, उसके बाद इसको करना, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन आता है गिव अ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब नाम के साथ हो जाता है, गिव अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलोइड। तो एटलीस्ट एक एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। क्या क्लियर है इतनी बात? बेटा सी दीज वी विल हैव टू रिमेंबर कि कौन सी रिएक्शन क्या है, कोई एक एक एग्जांपल पता होना चाहिए, दैट्स इट। बाकी यहां से कुछ नहीं है, केमिकल मेथड केमिकल रिएक्शन से बनना। तो मेरे ख्याल से क्लियर है ये पॉइंट, आगे बढ़ूं मैं? यस, नो, यस सर। है ना बेटा। तो कैसे क्वेश्चन Yes, आएगा sir. मैं बता चुका हूं आपसे, डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन आता है गिव अ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलोइड। तो अब तुम्हें कोई रिएक्शन याद होगी तो तुम बता दोगे, 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं याद है तो फिर गया 1 नंबर, सीधी बात है। देखो यहाँ पे कोई वो नहीं है, और इसके लिए कोई लॉजिक भी नहीं है कि कैसे बनाए, वो याद ही होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं वहाँ पे दिमाग में आएगा कि अच्छा पानी के साथ इसकी रिएक्शन करवा के बन जाएगा, वो याद होगा तो ही आएगा बेटा। तो ये याद करने पे है, बट इट कीप इट एंड सेकंड प्रायोरिटी, मतलब चैप्टर की और सब चीज याद हो जाए, उसके बाद रिएक्शंस पे जाना है, पता चले बेसिक चीज जहाँ से और अच्छे नंबर बन सकते, उसमें टाइम नहीं लगा रहा है, यहाँ टाइम लगा रहा है। नेक्स्ट देखो बेटा, इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन एंड ब्रेडिक्स आर्क मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो है क्या बेटा, पहले तो डायग्राम दिख रहा है, एक बार समझते हैं, मैं आपको समझा देता हूं है क्या, उसके बाद फिर हम पढ़ लेंगे ये क्या लिखा हुआ है। बेटा क्या किया जाता है, एक कंटेनर लिया हुआ है, देखो यहाँ पे, इसमें आपने क्या किया हुआ है, एक लिक्विड टाइप से है, यहाँ पे मीडियम है आपका, और हमने इसमें गोल्ड वगैरह को या उसको रखा है, मान लो गोल्ड प्लेटिनम इन सब के लिए यूज होता है, दिस इज जनरली यूज्ड फॉर नोबल मेटल्स जिनके नॉर्मल सोल बनना मुश्किल है, और इसके चारों तरफ देखो आइस बात लगाया हुआ है हमने। क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पे गोल्ड को मान लो रख दिया गया और इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, हाई मतलब काफी हाई, मतलब स्पार्क प्रोड्यूस करने जैसा समझ लो, बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है यहाँ पे, और इतना हाई पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से यहाँ पे इमेंस हीट प्रोड्यूस होती है।
बहुत हाई हीट प्रोड्यूस होती है, और ये इतनी हाई हीट होती है कि दिस वेपोराइज मटेरियल मेटल, ये बेटा मेटल को वेपोराइज कर देती है। तब सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस हम हाई वोल्टेज लगाते हैं और इससे क्या होगा, हाई हीट प्रोड्यूस होगी और वो मेटल को वेपोराइज कर देती है। अच्छा बेटा, अब क्या होगा, मेटल के पार्टिकल्स यहां से उड़ना शुरू होंगे और वो उड़ेंगे, थोड़ा सा ऊपर ही जाएंगे, साइड में आइस बात है, तो जो वेपर बन चुकी थी वो वापस से ठंडी हो जाएगी। तो क्या होगा बेटा, वेपर्स गेट्स कंडेंस्ड एंड फॉर्म colloid साइज पार्टिकल्स। तो हुआ क्या, वापस समझे प्रोसेस, मेरे ख्याल से बेटा समझ आ रही होगी। हमने एक सेटअप तैयार किया, अब ऐसा क्या हुआ, क्योंकि बेटा वो जनरली न पिघलते हैं, रिएक्शन करते हैं किसी से, नोबल मेटल्स जो होते हैं, तो उनके लिए बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई किया। अब इतना हाई किया कि इतनी हाई हीट प्रोड्यूस हुई कि वो मेल्ट हो गए, वेपर बन गए। अब वेपर बन के जब उड़ने लगे तो साइड में आइस बात था, तो वापस ठंडे हुए बेटा, कंडेंस हुए और वापस इसमें आने लगे, और थोड़ी देर में वो क्या होंगे, सोलिडिफाई हो जाते हैं। तो बेटा इस पे आपके कोलॉइड साइज पार्टिकल, वेपर्स गेट कंडेंस्ड और सॉलिडिफाई होके आपके थोड़ी देर में वापस सॉलिडिफाई हो जाते हैं एंड दे फॉर्म अ कोलॉइड साइज पार्टिकल्स। तो मेरे ख्याल से प्रोसेस समझ आता है क्या हो रहा है, यस नो? तो देखो बेटा, Yes, sir. this is applied to obtain colloidal salts of heavy metals like gold, silver, platinum, मतलब चांदी चांदी ना, जिसको इस प्रोसेस को काम में लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे करते हैं, एन इलेक्ट्रिक आर्क इज स्टक बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ मेटल। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्क मतलब हाई पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। Electrodes of the metal immersed in dispersion medium, the intense heat produced causes vaporization of metal which then condense to form particles of colloid size। तो बेटा ये जो मैंने यहाँ लिखा है ऐसे चार्ट या बेटा फ्लो में, आप ये लिख लो और साथ में चाहो ये भी लिख ही लो, शॉर्ट फॉर्म में है ना, अ वेरी हाई वोल्टेज अप्लाइड विच कॉज, मतलब ऐसे फॉर्म में, बट ये लिखना नहीं है, इसको हमें अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो इसको क्या याद रखना आसान होता है, ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं प्रोसेस को। तो सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस, और ये हमारी लैंग्वेज हो गई जिसमें हमें लिखना है। दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी ड्रॉ करना प्रैक्टिस करनी है। क्या क्लियर है बात, प्रोसेस समझ आया हमें? किसी को पूछना तो पूछो, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर। एवरी अल्टरनेट ईयर वी कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन, मतलब ऑन एन एवरेज 2 साल में एक बार तो आता ही आता है, मान के चलो। इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिक्स आर्क मेथड। तो यदि हमें पूछना है कुछ भी तो पूछो। सर एक बार रिपीट कर दो। बेटा देखो, ये क्वेश्चन 1 मार्क में तो वैसे भी आ जाता है कि कौन सा मटेरियल को इस मेथड से किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं हमारे। अगेन ये सेटअप ध्यान रखो बेटा, आइस बात मटेरियल, इसके बीच में क्या गोल्ड वगैरह को रखा हमने, नोबल मटेरियल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा। अब उनको क्या होता है बेटा, देखो नॉर्मली मेल्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो तुमने बहुत हाई हीट प्रोड्यूस की उनको मेल्ट या वेपोराइज करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत हाई हीट प्रोड्यूस की गई, उस हाई हीट की वजह से पार्टिकल्स वेपोराइज हुए, वेपर्स बेटा उड़ना शुरू हुए, और जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकले आइस बात की वजह से वापस कंडेंस हो गए, और कंडेंस होके वापस आए तो थोड़ी देर में वो सॉलिडिफाई, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन चुके थे बेटा। वेपर के पार्टिकल छोटे होते हैं, तो वही पार्टिकल कंडेंस होके उन्होंने लिक्विड में आया, तो छोटे पार्टिकल्स में आए वो, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स वो कोलोइड की फॉर्म में आ जाएगा, वो कोलोइड पार्टिकल बनाते हैं। तो इस तरह से आपके कोलोइडल सोल्स बन जाते हैं, किनके, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम के मेटल सोल्स जो बनते हैं। यस सर। बेसिक्स है तो क्विकली बेटू राइट डाउन करो इसे, देन फिर आगे बढ़ाते हैं हम कहानी। सर आज तो बहुत लिखवा दिया। कुछ नहीं, शैतानी, बस शैतानी करते रहते हो तुम। सर ये डायग्राम भी बनाना है क्या? नहीं, डायग्राम अभी मत बनाओ बेटा, बाद में बना लेना भले, बट प्रैक्टिस करना, जगह छोड़ो, बट प्लीज प्रैक्टिस, दिस इज इंपॉर्टेंट। इन 2 to 3 mark question we expect this question very frequent।
एक्सप्लेन ब्रेडिक्स-आर्क मेथड, और इस तरह से भी पूछा जाता है विच मेथड इज यूज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोलॉइड ऑफ नोबल मेटल्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस एंड विद डायग्राम। तो ऐसे 2 से 3 मार्क में पूछने लायक भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है। हो गई क्लास? चेक करो ना। जल्दी से पूरा करो बेटा। इज इट डन? आगे बढ़े। चलो बेटा, लास्ट है आज के लिए, फिर हम क्लास ऑफ करेंगे। आज की बहुत छोटी सी चीज है, सी दिस पेप्टाइजेशन। सो व्हाट इज पेप्टाइजेशन? अरे आप दिखा दो। सर एक लाइन बच गई सर बस। सर डन। डन। चलो, यस सर। पेप्टाइजेशन। व्हाट्स द पेप्टाइजेशन? सिंपल सी चीज है, ध्यान से सुनना। जब प्रेसिपिटेट बन जाता है तो बेटा प्रेसिपिटेट बनाने को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, और उसको वापस कोलोइड बना दे तो वी कॉल इट पेप्टाइजेशन। सो व्हाट इज पेप्टाइजेशन? इट इज द प्रोसेस, सी नाम से पता चलता है, ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्व बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्जन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब क्या हुआ, जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, जो समझाया था मैंने आपको पहले भी, रिवर्सिबल कोलोइड या सोल होगा तो उसको आप यदि थोड़ा सा शेक या स्टिर कर लेंगे स्पून वगैरह से तो वो वापस कोलोइड बना लेता है। तो प्रेसिपिटेट यदि बन गया है और उस प्रेसिपिटेट को हम यदि वापस कोलोइड बना दे किसी तरह से, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। सो व्हाट इज पेप्टाइजेशन? प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइड। आती है बात समझ में? अरे बेटा सिंपल है, टर्मिनोलॉजी है कि कोलोइड प्रेसिपिटेट था, उसको कन्वर्ट कर लिया वापस कोलोइड में, तो वी विल कॉल इट पेप्टाइजेशन। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड फॉर दिस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट।
मतलब जो सब्सटेंस इसमें प्रोसेस में काम आता है, हम एक एडिशनल सब्सटेंस ऐड करते हैं कन्वर्ट करवाने के लिए, उसको हम बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट। तो अगेन बिल्कुल सिंपल सी बात है। एंड इसके आगे का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये अभी के लिए जस्ट राइट डाउन करो, ये समझेंगे बाद में अगली क्लास में, है ना। अगली क्लास में हमारे पास टॉपिक आएगा चार्ज ऑन कॉलॉइड्स, तो ये समझ में वहां पे आएगा। हमें क्या है, बस कंप्लीशन के लिए लिखना है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाली जो 2 लाइन्स है, ये हमें समझ आएगी जब हम टॉपिक पढ़ेंगे चार्ज ऑन कॉलॉइड। दिस इज अ सेपरेट टॉपिक विच वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। तो अभी के लिए क्या समझना है, व्हाट्स द पेप्टाइजेशन, इतना ही समझना है बस। एंड व्हाट इज पेप्टाइजिंग एजेंट, ये आगे क्या है बस इसको लिख लो, समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। सो व्हाट इज पेप्टाइजेशन, आई होप क्लियर। पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ precipitate into colloid. And what is peptiding agent? This is a substance which helps in peptidation. Any doubt? Yes. No sir. तो बस बेटो इसको 2 लाइन जो है लिख लो कि ये जो आगे का लिखा हुआ है, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब्स द वन ऑफ द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन इट्स सरफेस, दिस कॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज टू डेवलप ऑन द प्रेसिपिटेट। कैसे होता है चार्ज, दिस वी विल स्टडी इन अ सेपरेट टॉपिक। बेटा देखो 3 प्रोसेस हमने सीख ली फॉर्मेशन ऑफ कॉलॉइड की। अब देखो हम बनाना सीख रहे हैं, अगली क्लास में हम सीखेंगे उनको बिगाड़े कैसे और उनको प्रिजर्व कैसे करें, सारी चीजें सीखेंगे। तो वो धीरे धीरे सब आएगा, बनाना, फिर उनको बिगाड़ना, फिर उनको मतलब वापस बनाना या मतलब उनको प्रिजर्व करना, ये सब चीजें चलेगी अब कॉलॉइड्स के बारे में। उनको प्योरीफाई करना, ये सब चीजें हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। Very simple. What is peptidation? It is the process of converting a precipitate into colloid. Precipitate को colloid में convert करने की process को we call it peptidation, and the substance which helps in the process can be termed as peptiding agent. और इसके आगे का जो पार्ट है which we will study in next class in the topic charge on colloids. लिख लिया बेटा? सर एक कैटालिसिस करके भी तो टॉपिक है। हाँ वो इस बाद में पढ़ेंगे हम, वो सबसे एंड में चैप्टर के। Sir done. डन। तो बेटा मैथ्स की क्लास टाइम पे ज्वाइन करना अगली क्लास। थैंक यू। Thank you sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू सर।